बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन क्लासेस डियर यूनिक। एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने अपने घरों में खैर वफियत से हैं और अपनी स्टडीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन के चैप्टर के कुछ पॉइंट डिस्कस किए, तो वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं। हम लोग टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन पढ़ रहे थे। टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हमने जो पढ़ा था वो सीरियल एंड पैरेलल, ठीक है। और मैंने कहा था सीरियल डेटा कम्युनिकेशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। सिंक का मतलब क्या होता है, दोनों पॉइंट को दोनों डिफरेंट किस्म की टू कम्युनिकेशंस को एक पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठे कर लेना, एक पॉइंट पे जोड़ लेना, सिंक कर लेना, ठीक है। उनकी कोई गैप ना हो, कोई इस तरह की कम्युनिकेशन के दरमियान में कोई डॉट कोई इंटरवल ना हो, तो उसको हम सिंक कहते हैं। और ए सिंक इसके बिल्कुल या असिंक्रोनियस इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सीरियल एंड पैरेलल इज फर्दर डिवाइडेड। सीरियल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप। फर्स्ट वन इज सिंक्रोनियस, ठीक है। तो आप लोगों के पास सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन आ गया जनाब। तो सिंक्रोनियस, और ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास आ गया असिंक्रोनियस, ठीक है, कम्युनिकेशन। ये दोनों, इन दोनों के पॉइंट्स क्या हैं, पहले तो इन दोनों को समझ लें कि सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस में फ़र्क क्या है। जो सिंक्रोनियस कम्युनिकेशन है, फर्ज करें दिस वन एंड दिस इज़ द पॉइंट ए। यहाँ पे मेरे पास 32 बिट्स ऑफ डेटा है, ठीक है। तो जो डेटा मेरे पास सेंड हो रहा है यहाँ से वहाँ, ठीक है, उसका जो वो पैकेट्स बनेंगे, ठीक है, उसके ब्लॉक्स इस तरह बनेंगे। ये जैसे ये 0 1 1 1 1 0 1, ये 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1, इस तरह इसकी डेटा की मूवमेंट्स होगी सिंक्रोनियस। तो इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास फ्लो ऑफ डेटा है। क्या है? फ्लो ऑफ डेटा है, जिसमें डेटा मूव कर रहा है। ये हमारे पास एक साइड पे सेंडर है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ये रिसीवर है। अब हमने इनके ये पॉइंट डिस्कस करने हैं वन बाय वन के इसमें होता क्या है। नोट कीजिए, वो कहता है जी सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन डेटा इज सेंट फ्रॉम डेटा इज सेंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फ्रेम्स, ठीक है। ब्लॉक्स और फ्रेम के अंदर डेटा जो होता है वो सिंक्रोनियस में सेंड होता है। ये एक ब्लॉक है या एक फ्रेम भी आप इसको कह सकते हैं। दिस ट्रांसमिशन इज़ इन फुल डुप्लेक्स, ठीक है। मैं इसका एंड पे आपको टेबल भी बनवाता हूँ, वहाँ पे हम ये सारी चीज़ें लिखेंगे। और देयर इज़ नो गैप, इनके दरमियान में अगर आप देखें तो कम्युनिकेशन गैप नहीं है। और इसमें होता क्या है, इसमें क्लॉक, व्हाट इज़ द क्लॉक एक्चुअली? क्लॉक बेसिकली इज़ अ स्पेशल हार्डवेयर डिवाइस विच इज़ इंस्टॉल्ड ऑन बोथ साइड एंड दे सिंक द टाइम। टाइम इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने इसकी टाइम की सिंक्रोनियस की होती है, टाइम सिंक्रोनाइज्ड किया होता है, और उसी टाइम फ्रेम या क्लॉक पल्स भी जिसको हम कहते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्लॉक पल्स जो है वो डेटा की ह्यूज अमाउंट को सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें टाइम इंटरवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, और इसके ऑपोजिट जो है वो आप लोगों के पास आ गया जी असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो डेटा सेंड होता है वो बाइट और करैक्टर्स बाय करैक्टर्स होता है। मतलब इसकी अगर आप डायग्राम देखें तो डायग्राम सेम डायग्राम होगी, बस थोड़ा सा लॉजिकल डिफरेंस है। ये मेरे पास इसका रिसीवर आ गया, ये सेंडर, ये मेरे पास आ गया इसका रिसीवर। इसमें होगा क्या जी, ये फ़र्ज़ करें इसका जी चैनल है, तो इसके अंदर जो फ्लो ऑफ डेटा होगा वो क्या होगा जनाब, वो फ्लो ऑफ डेटा कुछ इस तरह होगा। मसलन सबसे पहले एक बिट आएगा विच इज़ कॉल्ड स्टार्ट बिट, उसके बाद करैक्टर सेंड होंगे, और उसके बाद एक और बिट आएगा विच इज़ कॉल्ड स्टॉप बिट। तो ये जो इतना पोर्शन है ये एक पोर्शन बन गया। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा आएगा वो आएगा जी स्टार्ट बिट, फिर करैक्टर्स, फिर आपके पास क्या आ गया 1, लेट्स सपोज वो स्टॉप बिट, ये एक दूसरा पोर्शन। इस तरह फिर आपके पास क्या आएगा स्टार्ट बिट, फिर करैक्टर्स, फिर क्या आ गया स्टॉप बिट, ठीक है। तो ये एक ब्लॉक बन गया। तो इसके अंदर जो कम्युनिकेशन है वो सेंड होती है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स और करैक्टर्स। इसीलिए क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने आपकी बुक में पढ़ा है कि इसके अंदर 2 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी। एक स्टेट है आपकी बुक में भी मेंशन है, एक को हम आइडल स्टेट कहते हैं और एक को हम एक्टिव स्टेट कहते हैं। जो आइडल स्टेट है उसमें दोनों डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड तो हैं बट कम्युनिकेशन नहीं हो रही होती। जैसे कम्युनिकेशन होनी होती है सबसे पहले क्या सेंड किया जाता है 0, तो 0 क्या करता है उसको 1 में कन्वर्ट कर देता है, 1 मीन ऑन, यानी कि कम्युनिकेशन स्टार्ट। जो सेंडर है वो अलार्म देता है बाय सेंडिंग
1, ये हमेशा ये वाला बिट हमेशा क्या है इसमें आएगा, वो 1 आएगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा ये क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। क्यों, ये 1 आएगा और ये 0, मतलब इस ब्लॉक का ये वाला 1 ये वाला 0 दरमियान में करैक्टर्स कोई भी हो सकते हैं, उनकी कन्वर्जन 0-1-1-0 फॉर्मेट में हो सकती है, वो कोई इशू नहीं है। तो ये जो 1 है वो बेसिकली कम्युनिकेशन को स्टार्ट करता है और उसको आइडल स्टेट से एक्टिव स्टेट में ले जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। और 0 जैसे ही आता है कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाती है। इसमें क्योंकि गैप है, नज़र आ रहा है आपको गैप, दिस वन, इसके अंदर अगर आप गौर करें देयर इज़ नो गैप, इसी वजह से ये बिट फास्ट होती है, ये बिट स्लोर होती है। इसमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा सेंड कर सकते हैं। तो इसका एक पूरा कंपैरिजन है, ज़रा ड्रॉ कीजिए, हम उस कंपैरिजन को भी जो है ना वो डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आपसे ये भी पूछा जाएगा, बताइए जी सिंक्रोनाइजेशन किस में रिक्वायर्ड होती है? तो भाई इसमें सिंक्रोनाइजेशन, क्योंकि इसमें क्लॉक है, इसमें सिंक्रोनाइजेशन नहीं चाहिए होती, क्योंकि इसमें स्टार्टर और स्टॉपर जो है बिट्स हैं, तो इसमें सिंक्रोनाइजेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर कम्युनिकेशन। वो पॉइंट जो हैं इसके दोनों के, सिंक्रोनियस और एसिंक्रोनियस को वो लिखिए। सबसे पहला पॉइंट, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशंस के अंदर डेटा इज सेंड इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स और फॉर्म्स। ओके, लिख लीजिए ज़रा, जो इसके अंदर डेटा सेंड किया जाता है, मैं साथ आपको हिंट देता जाता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इसके अंदर जो पहला पॉइंट है उसमें डेटा जो है वो ब्लॉक और फॉर्म्स की फॉर्मेट के अंदर जो डेटा है वो सेंड किया जाता है, ब्लॉक्स एंड फ्रेम्स, ठीक है। ये आ गया, ये पहला पॉइंट है। इसके अंदर जो डेटा सेंड किया जाता है जनाब दूसरे के अंदर इन द फॉर्म ऑफ, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी मेंशन करवाया था, लेकिन यहाँ हम इसका पूरा टेबल, वो आएंगे जी करैक्टर या बाइट, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। ये पहला कंपैरिजन। दूसरा कंपैरिजन जी, सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन इज़ फास्ट, सिंपल, इसमें आप लिख लें ये फास्ट होगी तो डेफिनेटली ये इसका उलट होती है तो ये स्लो होगी। ओके, ये नहीं है कि वो फास्ट है तो वो सुपर फास्ट है, उसका उलट देखना है आपको। अच्छा, उसके बाद सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन इज़ कॉस्टली, ये महंगी होती है, क्योंकि ये जो डिवाइस है ना क्लॉक पल्स, ये बहुत महंगी, ये कॉस्टली होती है, ठीक है। ये इसको आपने चीप नहीं कहना, बेहतर जो इसका वर्ड है वो आप लिख लें लेस एक्सपेंसिव। ओके, उसके बाद मेरे पास नंबर फोर मेरे पास इन सिंक्रोनियस टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन, ठीक है। इन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन टाइम इंटरवल ऑफ ट्रांसमिशन, इसके अंदर टाइम इंटरवल नहीं होता, उसके अंदर टाइम इंटरवल होता है, ठीक है। और इन सिंक्रोनियस में टाइम इंटरवल ट्रांसमिशन इज़ नॉट कांस्टेंट, वो चेंज होता है। ये मतलब इसके अंदर कांस्टेंट है, कोई गैप नहीं है। ये आप इसकी डायग्राम से अंदाज़ा लगा सकते हैं, यहाँ गैप है, ठीक है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि टाइम, इसको बल्कि की पॉइंट हम ऐसे बना लें तो बेहतर है, टाइम इज़ कांस्टेंट। और इसमें आप कह सकते हैं टाइम इंटरवल जो है वो रैंडम है, या नॉट कांस्टेंट भी आप कह सकते हैं, कोई इशू नहीं है, एक ही बात है। नंबर 5, ठीक है। नंबर 5 में क्या है जी हमारे पास कम्युनिकेशन में, वो आ गया जी इन सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन देयर इज़ नो गैप प्रेजेंट बिटवीन डाटा, नो गैप, तो सिंपल लिखेंगे जी नो गैप, की पॉइंट है। अगर आगे आप अपनी वर्डिंग में इसको कन्वर्ट करेंगे और इसमें आप कहेंगे जी 5 के अंदर गैप प्रेजेंट, उसके अंदर गैप होता है, ठीक है, गैप मौजूद है, दिस वन इज़ गैप। अच्छा, ओके। उसके बाद जो नंबर 6 है, efficient use of transmission line is done in synchronous transmissions, while in asynchronous transmission lines remain empty during gap in the characters। यहाँ पे वो गैप नहीं होता तो वो मूवमेंट्स ऑफ डेटा फास्ट हो रही है और चल रही है। यहाँ पे क्योंकि गैप होता है तो जो इंटरवल है वो फिर उस टाइम पे फिर जो लाइंस होती हैं वो एम्प्टी मूव करवा रही होती हैं, खाली सिग्नल ही मूव हो रहा होता है, डेटा मूव नहीं हो रहा था। ओके, अच्छा, उसके बाद सिंक्रोनियस ट्रांसमिशन नीड प्रिसाइजली सिंक्रोनाइज्ड क्लॉक फॉर इन द इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो भी न्यू बाइट या बिट या करैक्टर डेटा ब्लॉक आ रहा है उसके लिए इसको क्लॉक को सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, सेंडर या रिसीवर को आपस में कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। उसके अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर क्लॉक पैरिटी बिट होता है, ठीक है, वो वाला बिट जो 1 1 1 और एक फिर एंड बिट होता है जिसको हम 0 0 0, मतलब ये अगर एक गया तो इसमें 1 जाएगा, उसमें उसको पता चल जाएगा डेटा आ रहा है तो वो एक्टिव रहेगा, और जैसे ही कम्युनिकेशन पूरी होगी एंड पे 0 जाएगा, उसको पता चलेगा ये ब्लॉक कंप्लीट, तो फिर एक गैप, फिर दूसरा ब्लॉक स्टार्ट। तो दीज आर द मेजर डिफरेंस इन सिंक्रोनियस और असिंक्रोनियस कम्युनिकेशन। होप सो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम जो देखेंगे जनाब वो ब्रॉडबैंड, बेस बैंड
एंड बैंडविड्थ, ये 3 टर्म्स देखते हैं, फिर हम डेटा कम्युनिकेशन के मीडियम्स डिस्कस करते हैं आगे जी। डिफरेंट उन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। पहली टर्म्स, सबसे पहली वो आप लोगों के पास आ गया जी बेस बैंड। फिर टर्म आ गई आप लोगों के पास बैंड विड्थ। फिर आप लोगों के पास तीसरी टर्म आ गई जी ब्रॉड बैंड। ठीक है, इन तीनों टर्म्स की डेफिनेशन देख लें। फिर बेस बैंड्स बेटा डिजिटल सिग्नल्स का दूसरा नाम है, पेपर में आ जाए घबराना नहीं है। ठीक है, क्योंकि बैंड सिग्नल को कहते हैं बेस 2, तो ऐसे सिग्नल जिनकी बेस 2 है वो आपको पता है हमेशा बाइनरी या डिजिटल, सिंपल। अच्छा, बैंड विड्थ क्या होती है जी? ये मेरे पास एक वायर है और इस वायर के अंदर कितने नंबर ऑफ बिट एंड बाइट्स मूव कर सकते हैं। एक पानी की इतनी सी पाइप, एक पानी की इतनी सी पाइप, वो कितना पानी ले जा सकती है, जिसका वो डायमीटर, ये सर्कल ज़्यादा है वो ज़्यादा ले जा सकेगी, छोटी पाइप कम लेके जाएगी। तो एक पाइप की जो पानी लाने ले जाने की कैपेसिटी, उसको हम उसकी बैंडविड्थ कहते हैं। सेम इन कम्युनिकेशन, जो भी एक वायर जो डेटा लाती ले जाती है उसको हम उसकी बैंडविड्थ कहते हैं। ब्रॉडबैंड एक टेक्निक है जिसमें हम डेटा को, आप इसके लिए जो कीवर्ड है वो क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर जो होता है सेंड और रिसीव कर सकते हैं। बस ये 3 की पॉइंट्स हैं इनके, ये 3 इनकी डेफिनेशंस हैं। कुछ इनके कंपैरिजन भी हैं, वो भी नोट कर लें। ठीक है, ताकि अगर पेपर में इसमें से आता है, और आएगा ज़रूर क्योंकि ये बड़ा मॉडर्न एस्पेक्ट है, तो जनाब इसमें फिर आप ज़रा देख लीजिए। बेस बैंड ट्रांसमिशन एंड ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन दोनों में फ़र्क क्या है? जो बेस बैंड ट्रांसमिशन है वो डिजिटली होती है, और जो ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन है वो आपको पता है क्या एनालॉग फॉर्मेट्स में है, और एनालॉग सिग्नलिंग उसके अंदर होती है, और वो ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा लॉन्ग डिस्टेंस पे सेंड करती है। एक तो फ़र्क ये, तो ये जो दरमियान में बैंडविड्थ है इसको रिमूव कर दें ताकि आपको ये अब समझ तो आ गया। बैंडविड्थ क्या है? किसी भी कम्युनिकेशन चैनल्स की, वो सेटेलाइट हो, वो वायर हो, जो डेटा लाने ले जाने की कैपेसिटी है उसको हम उसकी बैंडविड्थ कहते हैं। ओके, बेस बैंड्स की सबसे पहला पॉइंट नोट कीजिए। बेस बैंड का सबसे पहला पॉइंट वो है जी डिजिटल सिग्नलिंग। ओके, ठीक है, जो डेटा सेंड और रिसीव होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में वो डिजिटल फॉर्मेट में होगा। पहला पॉइंट नोट कीजिए। दूसरा पॉइंट, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग इज़ नॉट पॉसिबल। अच्छा, फ्रीक्वेंसी होते क्या हैं? वो ये जनाब होते हैं कि आपके पास ये एक स्टेट, यहाँ से क्या आ रहा है जी, आपके पास जो डेटा आ रहा है उसकी मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, एक फ्रीक्वेंसी यहाँ मूव कर रही 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 है। वो सारी जब इस पॉइंट पे आती इकट्ठी होगी, आगे फिर रिसीवर को वो इकट्ठी मिलती है। सेंटर से भी वो इकट्ठी आ रही, लेकिन दरमियान में वो डिवाइड हो गए, ताकि जो चैनल है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर्स। ठीक है, जो फ्रीक्वेंसी है वो मतलब यहाँ आके फिर वो डिफरेंट रस्तों पे हो जाती है। सिंपल समझने के लिए आप ऐसे समझ लें, लेकिन जैसे ही यहाँ पहुँचेगी फिर इकट्ठी होगी, आगे इसके पास एक चैनल से पहुँचेगी, तो इसको हम कहते हैं। तो इसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है। बेसबैंड सिग्नल में ये नहीं होता, क्योंकि वो डिजिटली स्टेट टू स्टेट मूव कर रहा होता है। मतलब आपको पता है ना, अभी शुरू में पढ़ाया था 0, पिछले लेक्चर के अंदर मैंने पढ़ाया था जी ये 1 1 1, तो ये 0 0, तो इसके अंदर तो फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ठीक है, इसके लिए मल्टीप्लेक्सिंग भी नहीं आएगी। ओके, बेसबैंड इज़ अ बाई डायरेक्शनल ट्रांसमिशन, एक यूनी, एक मल्टी, एक बाई। तो यूनी सिंगल होता है, बाई जो होता है वो सेंडिंग रिसीविंग दोनों। ओके, उसके बाद इंटायर बैंडविड्थ इज़ फॉर सिंगल सिग्नल ट्रांसमिशन। सारी की सारी बैंडविड्थ जो सिग्नल मूव कर रहा होता है वही यूज़ कर रहा होता है। बैंडविड्थ क्या है, अभी पढ़ाया आप लोगों को, किसी भी कम्युनिकेशन चैनल्स की डाटा लाने ले जाने की जो कैपेसिटी है वो एक सिग्नल ही एक वक्त में सारी यूज़ कर रहा होता है, क्योंकि लाइन पे मूव ही एक सिग्नल कर रहा होता है। ओके, ईथरनेट इज़ यूजिंग बेस बैंड्स फॉर लैन। लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जहाँ पे आप मॉडम्स नहीं लगाते, डायरेक्ट डिजिटल नेटवर्क्स है और आगे डिजिटल डिवाइसेस हैं। बस टोपोलॉजी किसी एक ऑफिस के अंदर, वहाँ आपको हर सिस्टम के ऊपर मतलब उनके स्विच से, ये स्विच लगा हुआ है तो स्विच से लेकर लैब के कंप्यूटर्स तक की जो कम्युनिकेशन है वो ईथरनेट हो गया, तो उसके अंदर ये एग्जिस्ट करती है बेसिकली बेसबैंड ट्रांसमिशन। ओके, उसके बाद ब्रॉडबैंड ट्रांसमिशन क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड, पहला डिफरेंस एनालॉग ट्रांसमिशन है, पिछला डिजिटल, ये एनालॉग। उसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज़ यूनी डायरेक्शनल। ठीक है, ये क्या है, वो बाई डायरेक्शनल था, ये यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शंस में डेटा मूव करेगा। उसके बाद सिग्नल ट्रैवलिंग, जैसे पीटीवी है, पाकिस्तान टेलीविज़न, हम लाए आपके लिए ब्रॉडबैंड, तो वो वही है, लोग वो मरी के पहाड़ों में चले जाएँ, छांगा मांगा के जंगलों में चले, हर जगह पीटीवी चल रहा होता है। तो बहुत सारे प्राइवेट टीवी नहीं चल रहे, वो चल रहे क्यों? क्योंकि वो ब्रॉडबैंड टेक्निक को यूज़ कर रहे हैं। ओके, उसके बाद आ गया जी ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज़ यूनिडायरेक्शनल। ओके, उसके बाद सिग्नल ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज सो लॉन्ग।
ठीक है, डाटा लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रैवल कर सकता है। फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पॉसिबल, ठीक है, ये वाला काम हो सकता है। आप एक जो फ्रीक्वेंसी डेटा की आ रही है उसको फर्दर चैनल्स में डिवाइड करके रिसीवर पे फिर इकट्ठा करके रिसीवर को रिसीव करवा देते हैं। उसके बाद जी ट्रांसमिशंस ऑफ मल्टीपल सिग्नल्स ओवर द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, वो आ ही गया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सर। एग्जांपल क्या है, यूज फॉर ट्रांसमिट केबल टीवीज एंड सम प्रेमिसेस, ठीक है, ये आप लोगों के पास टीवी वगैरह केबल और ये सारी चीज़ें जो यूज़ कर रही होती हैं, ये ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन, ये डिफरेंस है। और बैंडविड्थ क्या है, किसी भी चैनल्स की डेटा लाने और ले जाने की कैपेसिटी को हम उसकी बैंडविड्थ कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास टॉपिक है जनाब, वो आ गया टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया, ठीक है। कम्युनिकेशन मीडिया जो है उसकी जो टाइप्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर भी की पॉइंट्स हैं जो हमारे टेस्ट में आते हैं। हमें पूरा ये नहीं पढ़ना कि केबल बनी किस तरह हुई है, मतलब उसको एमसीक्यूज बेस हम देख भी सकते हैं बट रट्टा नहीं मारना, जो पॉइंट्स हैं वो नोट करने और पॉइंट्स हमने आगे डिस्कस करने हैं। तो टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया या टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स, टाइप ऑफ पाथवेज, कुछ भी वर्ड जो आपको शुरू में पिछले लेक्चर के शुरू में मैंने चीज़ें नोट करवाई थी, ज़रा उनका ख्याल रखना है आपने, वही सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होनी है वन बाय वन जी। तो कम्युनिकेशन जो मीडिया है बच्चों, उसको हम कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं बताइए ज़रा। कम्युनिकेशन मीडिया मीडिया इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स जी। कौन कौन सा, एक वायर्ड और एक क्या आ गया वायरलेस, ठीक है। इसको हम बाउंडेड भी कहते हैं और इसको हम अनबाउंडेड भी कहते हैं। इसको हम गाइडेड भी कहते हैं और इसको हम अनगाइडेड भी कहते हैं। ये फिजिकल भी है, फिजिकल केबल्स सारी इसमें आएंगी और सिग्नल्स सारे इसमें आएंगे, ठीक है, मतलब वायरलेस जो होती है। अच्छा, उसके बाद हम इनकी टाइप्स को लिस्ट अप करेंगे जी। सबसे पहले हमारे पास आ गई ट्विस्टेड पेयर, लो जी, गाइडेड मीडिया फर्दर डिवाइडेड, ये डायग्राम आपने ज़रूर बना लेनी है। सबसे पहले आ गया ट्विस्टेड पेयर, उसके बाद आप लोगों के पास आ गया कोएक्सियल केबल, फिर आपके पास आ गया जी फाइबर ऑप्टिक्स, ओके। उसके बाद वो जो हमारे पास आ गया उसमें आ गई अनगाइडेड में कौन कौन सी, रेडियो वेव्स, रेडियो वेव्स के बाद हमारे पास उसमें आ गया जी माइक्रोवेव्स, ठीक है, ये हमारे पास आ गई माइक्रोवेव्स। और ये इंफ्रारेड, वो आप कहेंगे सर आप सेलुलर और वो छोड़ गए भाई, वो इसके अंदर ही आएंगी सैटेलाइट्स वगैरह, ठीक है, वो सारी इसके अंदर आएंगे प्योर इंफ्रारेड। अब हमने करना क्या है जी, फ़र्क ये है कि इसमें जब से इसको गाइडेड क्यों कहते हैं, क्योंकि सिग्नल फर्ज करें ये क्लाउड है और इंटरनेट की तार आपके घर के पता नहीं किधर किधर से घूम के आपके अगर ड्राइंग रूम में वाईफाई तक आ रही है, तो जब सिग्नल ने आना है उसने इसी चैनल को यूज़ करके आना है, सिग्नल शॉर्टकट नहीं लगा सकता, इसीलिए इसको गाइडेड कहते हैं। क्योंकि इसमें वायर आ गई इसलिए इसको वायर्ड भी कहते हैं, क्योंकि बाउंड्रीज़ वाला मीडिया सिग्नल शॉर्टकट नहीं कर सकता कि यार यहाँ तो इतने बल हैं तो मेरा तो दिमाग घूम जाएगा, मैं तो स्ट्रेट यहाँ से सीधा चला जाऊँगा। तो बाउंड्रीज़ जो केबल्स की बाउंड्रीज़ हैं उससे बाहर नहीं जा सकता, आपने केबल बाउंड्रीज़ हर हाल में फॉलो करनी ही करनी, ठीक है। तो इसीलिए इसको फिर बाउंडेड भी कहते हैं, बाउंड्रीज़ वाला। वो अनगाइडेड है, सिग्नल आवारा फिर रहे होते हैं जिधर से मर्जी आ जाएं। वायरलेस है, कम्युनिकेशन है ही नहीं, पॉइंट है, पॉइंट में सिग्नल मोस्टली इसमें एयर यूज़ होती है, ज़रूरी नहीं है सब में एयर यूज़ हो, कुछ में डेटा जो है वो ऐसी फॉर्म में भी जाता है, जैसे सेटेलाइट में तो एयर नहीं है, तो वहाँ तक डेटा मूव करवाने के लिए जो आप लोगों को डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं, रेडियो वेव्स वगैरह, तो उसके लिए आपको फिर एयर भी नहीं चाहिए होती। तो डेटा जो है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन फॉर्म ऑफ एयर इंस्टेड ऑफ वायर्स, वो सारा का सारा उसके अंदर होता है। वो सारी इनको अब हम इनके फ़ीचर्स डिस्कस करते हैं। आप लोगों को ये क्लियर हो गया, इनके फ़ीचर्स जो हैं ज़रा वो देखिए प्लीज़। सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं बच्चों, वो हम पढ़ते हैं ट्विस्टेड पेयर वायर। ये क्या है, ये वही है कैट 1 2 3 5 6 की केबल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, गाइडेड मीडिया की डेफिनेशन, इट्स ऑल्सो रेफर्ड एट वायर बाउंडेड, मैंने बता दिया, सिग्नल बीइंग ट्रांसमिटेड आर डायरेक्टेड एंड कन्फाइंड इन अ नैरो पाथवेज, ये वर्डिंग है, इनको ज़रा लिखिए, नैरो पाथवेज, और फिजिकल लिंक आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया, फिजिकल लिंक होते हैं सारे। फीचर्स क्या हैं, ये हाई स्पीड होते हैं, मैं गाइडेड मीडिया की बात कर रहा हूँ, नोट करिए। फीचर्स क्या हैं, हाई स्पीड है, उसके बाद सिक्योर हैं, डेटा अगर इससे हैक कर भी लिया जाए तो उसकी सेंस नहीं बनती, ठीक है, सिक्योरिटी मेजर्स ज़्यादा हैं, और यूज्ड ऑफ कंपैरेटिवली शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है, ये लॉन्ग डिस्टेंस पे वायर जो है उसके ऊपर सिग्नल वीक हो जाते हैं तो बूस्टर्स और वो चीज़ें लगानी पड़ती हैं, वो नॉर्मली हम वायरलेस में यूज़ करते हैं, इसमें नहीं होते, लेकिन ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ये जो गाइडेड मीडिया है ये बहुत अच्छा है। और इसकी 3 मेजर टाइप्स हैं जो आपको मैंने बता दी, उनको हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर वायर। अच्छा, इस कंसिस्ट ऑफ 2 सेपरेट इंसुलेटेड लाइंस, इसमें क्या हुई है, वो PTCL वाली है, एक लाइन ये और जनाब दूसरी लाइन जो है वो उसके ऊपर ट्विस्ट हुई हुई है, तो इसको हम कहते हैं, ये क्या है, ये ट्विस्टेड पेयर वायर है, ठीक है, ये आप लोगों के पास है ट्विस्टेड पेयर वायर, जो डेटा इसमें एक पे डेटा मूव कर रहा होता है, दूसरे पे करंट मूव कर रहा होता है डेटा को लाने ले जाने के लिए। ओके, अच्छा, वायर वाउंड अबाउट ईच अदर, ट्विस्टेड एक दूसरे के साथ हुई होती हैं, ठीक है, आप 2 धागे पकड़े उनको ऐसे ऐसे कर लें, वो ट्विस्टेड होगी। जनरली several such pairs are bounded together in a protective sheet, ठीक है, ये आमतौर पर इसके ऊपर भी एक प्लास्टिक का कवर और एक धागा भी इसमें डाला जाता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ रहे, ठीक है। हमने ज़्यादा ये इसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं पढ़ना, हमने इसके फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, क्योंकि पेपर में वही आते हैं, ये ही नहीं आएगा जी बताएं ट्विस्टेड पेयर वायर केबल बनी कैसे है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं, उसमें नहीं आते। ओके, इसकी आगे फिर हम इसको 2 टाइप्स में, एक शील्ड है, एक अनशील्ड है, ठीक है, अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर वायर है और एक शील्ड ट्विस्टेड पेयर वायर है। तो जो शील्ड ट्विस्टेड पेयर वायर है उसके एडवांटेज देख लें जी, सबसे पहले हेडिंग दें, एडवांटेज ऑफ शील्ड ट्विस्टेड पेयर, ये क्या है जी, ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, सस्ती है। ओके, दूसरी इजी टू इंस्टॉल है। ओके, तीसरी हाई स्पीड कैपेसिटी है, डेटा हाई स्पीड में आता जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट्स में। ये अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर के जो हैं वो एडवांटेज हैं। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। सबसे पहला, सस्केप्टेबल टू एक्सटर्नल इंटरफेसेस, ठीक है, जो एक्सटर्नल इंटरफेसेस हैं, बैरूनी डिवाइसेस हैं, दूसरी डिवाइसेस हैं, उनके साथ अटैचमेंट बनाना इशू है। लोअर कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस इन कंपैरिजन टू शील्ड ट्विस्टेड पेयर्स, ठीक है, इसकी जो दूसरी टाइप्स है उसकी निस्बत इसकी परफॉर्मेंस कम है, अच्छी नहीं है, और लोअर कैपेसिटी है, ठीक है। हाई स्पीड कैपेसिटी मतलब डेटा सेंड और रिसीव, डेटा ज़्यादा या कम ले जाने की निस्बत ये कम होती है। और शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन ड्यू टू एंटोनेशंस, ठीक है, डिस्टर्बेंस, बार बार डिस्टर्बेंस, डिस्टॉर्शंस की वजह से जो कम्युनिकेशन इसके अंदर वो बहुत शॉर्ट डिस्टेंस होती है, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं होती। अब हम पढ़ेंगे शील्ड ट्विस्टेड पेयर, ये क्या होती है जी। टाइप ऑफ केबल कंसिस्ट ऑफ स्पेशल जैकेट्स टू, जैकेट प्लास्टिक का जैकेट कवर है, उसके अंदर ये वायर्स होती हैं जिससे डेटा ट्रांसमिट होता है, और ये ईथरनेट के ऊपर जो है उसमें यूज़ होती है, या वॉइस ओवर IP वगैरह जो है, जैसे आप लोग PTCL फ़ोन वगैरह जो हैं उसमें, या आप इंटरनेट वाईफाई वगैरह के अंदर इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं शील्ड ट्विस्टेड पेयर्स को। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, बेटर परफॉर्मेंस एट हायर डाटा रेट इन कंपैरिजन टू अनशील्ड ट्विस्टेड पेयर्स, ठीक है, उसकी निस्बत इसकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। उसके बाद एलिमिनेट क्रॉस टॉक, अब बाहर से इसको कोई कम्युनिकेशन आ जाती है या एक हब पे लगी वहाँ मल्टीपल डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर रही हैं, तो ऐसा नहीं है ये सब की थोड़ी थोड़ी आवाज़, जैसे कभी कभी PTCL फ़ोन में आता होता है, बारिश हुई हो तो और लोगों की आवाज़ें आपके फ़ोन में आ रही होती हैं, तो वो क्रॉस टॉक्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद कंपैरेटिवली फास्टर है, क्योंकि पिछली स्लोअर थी, ये डेफिनेट फास्टर होगी। उसके बाद डिसएडवांटेज, कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टू इंस्टॉल, वो ईजी टू इंस्टॉल थी, ये मुश्किल टू इंस्टॉल है। ओके, उसके बाद मोर एक्सपेंसिव, महंगी होती है, ठीक है, क्योंकि ये मीटर और गज़ और 1 फीट 2 फीट और इस तरह इसको मैयर करके ये मार्केट से लेनी पड़ती है, तो ये एक्सपेंसिव भी होती है और बल्कि हैवी होती है थोड़ी, ठीक है। दीज आर द फ्यू डिसएडवांटेज एंड फ्यू फीचर्स हैं ट्विस्टेड पेयर वायर्स के। उसके बाद जो हमारे पास अगली एक कोएक्सियल केबल है, ये वो केबल है जनाब जो आप TV में यूज़ करते हैं, इसको आप नेटवर्किंग या इंटरनेट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ TV में यूज़ हो,
ओके। तो इसके भी हम देखते हैं, ये प्लास्टिक कवरिंग के अंदर होती है जिसमें पैरेलल कंडक्टर्स, दो लाइनें उसके अंदर होती हैं, एक वो जो आपने लोगों ने देखा होगा कॉपर वायर है, फिर प्लास्टिक की जैकेट है, फिर ऊपर सिल्वर की एक जैकेट है, फिर प्लास्टिक का एक और कवर है। ये सारी चीज़ें उसको स्ट्रेंथन करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। और ये ब्रॉडबैंड मोड के अंदर जो डेटा है उसको यानी कि लॉन्ग ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा जो है उसको सेंड और रिसीव करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। टीवी केबल्स, टेलीविजन्स आर वाइडली यूज्ड क्विक्सल केबल्स, ठीक है। क्विक्सल केबल वगैरह टीवी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, बल्कि होती वो यूज़ है, ठीक है, हमारे यहाँ। अच्छा, उसके बाद इसके कुछ एडवांटेज हैं जो आपने नोट करने। पहला एडवांटेज क्विक्सल केबल का वो है जी हाई बैंडविड्थ, ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। कभी ऐसा हुआ है जैसे यूट्यूब पे वो बफरिंग हो रही होती है तो आपका जो टीवी चैनल है, ठीक है, आप क्यू टीवी देख रहे हैं और ऐसे ऐसे बफरिंग हो रही हो, क्या जी टीवी में डेटा लोड हो रहा है? कभी नहीं ऐसा होगा, क्योंकि बैंडविड्थ पीछे केबल्स की हाई होती है। उसके बाद बेटर नॉइज इम्यूनिटी, ठीक है, बाहर से डिस्टॉर्शन आवाज़, बाहर से बारिश, आंधी, तूफान, उसको बर्दाश्त करने की इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है इसकी। लहदा बात है रिक्शा गुजरे तो टीवी पे थोड़ी सी लहरें आती हैं, ठीक है, वो इम्यूनिटी की वीकनेस की वजह होती है, लेकिन फिर भी इसकी इम्यूनिटी बहुत होती है। और रिक्शे की आवाज़ भी तो आपको पता है ना फिर। अच्छा, उसके बाद इजी टू इंस्टॉल एंड एक्सपैंड, ठीक है, आपने एक्सपैंड करनी है, कुछ भी नहीं, पाकिस्तानी तरीका है, उतारते हैं, लगाते हैं, जोड़ लगाते हैं, टेप करते हैं, चल एक्सपैंड होगी। या आप दो कनेक्टर लगाएं, ब्रिज लगाएं छोटी सी, दरमियान में कनेक्ट करें, आगे ले जाएं, सिंपल, ठीक है। आपको कोई एक्सपैंड करने के लिए कोई इसकी टेक्निकलिटी नहीं है कि ट्विस्टेड पेयर वायर की तरह जो केबल्स हैं उनके सिरे जुड़े होने चाहिए और जो कार्बन है वो जनाब आपस में अटैच होना चाहिए, अदरवाइज़ कम्युनिकेशन नहीं होगी। कनेक्टर्स हैवी महंगे किस्म के कनेक्टर, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और उसके बाद ये जी इनएक्सपेंसिव, सस्ती है, मार्केट से आपको मिल जाती है मेरे ख्याल में 20 रुपये शायद फिट, 18 रुपये फिट, ठीक है, आपको मिल जाती है। वो आपको जितनी रिक्वायर्ड हो आप उतनी ले सकते। ये भी नहीं है कि 100 फिट का गट्ठा ही लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? सिंगल केबल फेलियर्स कैन डिस्टर्ब द इंटायर नेटवर्क। हाँ जी, केबल यहाँ से जनाब यूनिक हेड ऑफिस से यूनिक के दूसरे कैंपसेस में जा रही, दरमियान से काट दें तो वो जो सारे कैंपस बैठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि सारी कम्युनिकेशन इसी के थ्रू हो रही है। तो क्योंकि ये लीनियर है और ये बस टोपोलॉजी टाइप की टर्म है, इसीलिए इसके अंदर ये सारे मसाइल आते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास जो इसके अंदर आ गया जी फाइबर ऑप्टिक केबल। फाइबर ऑप्टिक केबल्स आपको पता है जिसके थ्रू हम दुनिया के साथ कनेक्टेड हैं। इट इज़ यूज टू कंसेप्ट टू रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट, ठीक है। डेटा जो एक साइड पे, क्योंकि इसमें डेटा मूवमेंट सारी की सारी इन फॉर्म ऑफ लाइट होती है, डेटा एक साइड पे लाइट स्पॉट फेंका तो वो अगले पॉइंट पे नज़र आता है, यानी कि हाई स्पीड कम्युनिकेशन चैनल है राइट नाउ दुनिया के अंदर, ठीक है, सबसे ज़्यादा स्पीड वाला ये जो है। और इसमें वो ग्लास है, ग्लास के ऊपर जो है वो प्लास्टिक कवर है जो उस ग्लास को प्रोटेक्ट रखता है और डेटा जो उन ग्लासेस के अंदर मूव करता है। द कोर इज सराउंडेड बाय द लेस डेंस ग्लासेस और प्लास्टिक कवरिंग कॉल्ड द क्लैडिंग, ठीक है, जो उसके ऊपर प्लास्टिक कवर के ऊपर जो मटेरियल या कवर होता है उसको क्लैडिंग कहते हैं। और इट इज़ यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लार्ज वॉल्यूम, एज आई टोल्ड यू, ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा इसके ऊपर सेंड और रिसीव होता है। एडवांटेजेस की बात करते हैं, सबसे पहले इंक्रीज कैपेसिटी एंड बैंडविड्थ, ठीक है, डेटा को लाने ले जाने की कैपेसिटी और बैंडविड्थ ज़्यादा है, दोनों ही इसके अंदर। लाइट वेट है, मतलब उठाने में बहुत ज़्यादा ये नहीं है कि आपको क्रेनें बुलानी पड़ जाएँ इसको उठाने के लिए। और लेस सिग्नल अटेंटेशंस हैं, मतलब जो सिग्नल है उसकी डिस्टर्बेंस और जो नॉइज़ और इस तरह की जो डिस्टॉर्शंस हैं वो लेस हैं, ठीक है। और उसके बाद इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेसेस, ठीक है, जो सिग्नल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स उनके अगेंस्ट इम्यूनिटी है, यानी कि उसकी वजह से इसकी जो डेटा मूवमेंट्स होती हैं वो डिस्टर्ब नहीं होती। और उसके बाद आगे रेजिस्टेंस टू क्रॉसिव मटीरियल्स, ठीक है, और जो भी डेटा क्रॉस कर रहा है, जैसे अभी मैंने कहा था पिछली केबल्स के अंदर शील्ड ट्विस्टेड पेयर के अंदर, तो जो कम्युनिकेशन एक ही चैनल से गुजर रही है तो ये अपनी कम्युनिकेशन को डिस्टर्ब नहीं होने दे। ऐसा नहीं कि किसी और कम्युनिकेशन की वजह से इसकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो जाए। दीज आर द फ्यू एडवांटेज। ज़ाहिर है जहाँ एडवांटेज हैं कुछ डिसएडवांटेज भी होंगे। पहला, होप सो हाई कॉस्ट, एग्जैक्टली हाई कॉस्ट है जी, महंगी होती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सबसे महंगा मीडियम है। और इंस्टॉल और मेंटेन करना इसको बहुत बहुत मुश्किल है। और उसके बाद ये यूनी डायरेक्शनल्स एंड विल नीड अनदर फाइबर इफ़ यू नीड टू बाई डायरेक्शनल। जो केबल में डेटा आ रहा है तो सिर्फ आ ही रहा है, अगर वापस भेजना है तो दूसरी केबल के थ्रू डेटा जाएगा, ठीक है। ये मतलब वो समटाइम कवर के अंदर दो केबल्स का सेट होता है, एक डेटा आने के लिए एक जाने के लिए। तो ये इसके अंदर जनाब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। तो ये आप लोगों के पास आ गया गाइडेड मीडिया। उसके बाद हम जो डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास अनगाइडेड मीडिया।
अब अनगाइडेड मीडिया के अंदर आप लोगों को पता है जी क्या आ गया, रेडियो वेव्स आ गई, माइक्रोवेव्स और इंफ्रारेड, और रेडियो वेव्स वगैरह के अंदर हमारे पास आ गए वो सेटेलाइट्स और मोबाइल फ़ोन्स वगैरह यूज़ करते हैं हम इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी मैं डेफिनेशंस आपको पढ़ा दूँगी। आपको पता है जी वायरलेस कम्युनिकेशन चैनल है जिसके अंदर डेटा को मूव करवाने के लिए इसकी तरह केबल्स की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्विस्टेड पेयर फाइबर ऑप्टिक केबल नहीं है। यू कैन यूज़ एयर, यू कैन यूज़ लाइट, यू कैन एनी अदर मीडियम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटा। तो इस काम के लिए ये हमारे तो हम इसकी इसी वजह से इसको हम अनगाइडेड, क्योंकि कोई गाइडेंस नहीं है, वायरलेस है, केबल इन्वॉल्व, अनबाउंडेड बाउंड्री लेस मीडिया है। डेटा जो है वो क्योंकि सिग्नल्स पे मूव कर रहा होता है तो वो जनाब जिधर मर्जी मूव करता है, उसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है। तो ये आप लोगों के पास आ गई थी। इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी रेडियो वेव्स। अच्छा, बल्कि उससे पहले आप ऐसा करें, अनगाइडेड मीडिया के कुछ फीचर्स भी डिस्कस कर लें जी। फीचर्स क्या हैं इसके? सिग्नल इज़ ब्रॉडकास्ट थ्रू एयर। जो सिग्नल है वो सेंड और रिसीव होता है किसके ऊपर? एयर के ऊपर। इसमें किस पे होता है? वायर के ऊपर, ओके। उसके बाद लेस सिक्योर है, वो सिक्योर ज़रा कम है, ये भी एक इसका फीचर है। उसके बाद यूजेज ऑफ लार्जर डिस्टेंस, ठीक है, लार्ज डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस। सैटेलाइट कहाँ होता है? ऊपर खला में, इतने लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर डेटा सेंड और रिसीव हो रहा था। और देर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ अनगाइडेड मीडिया, वो आपके सामने, जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं और इनके फीचर्स। सबसे पहला बेटा हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रेडियो वेव्स। क्या पढ़ेंगे? रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स क्या होती हैं, इनके कुछ फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज डिस्कस करते हैं। सबसे दीज आर इजी टू जनरेट एंड कैन पेनिट्रेट थ्रू बिल्डिंग्स, ठीक है। ये इनको बनाना, सेंड करना, रिसीव करना इजी है, और दरमियान में कोई दीवार है, कोई बिल्डिंग है, कोई प्लाजा है तो उससे ये डिस्टर्ब नहीं होते, उसमें पेनिट्रेट करते हैं, मतलब उसमें से भी गुजर जाते हैं, ठीक है। ये जो रेडियो वेव्स होती हैं इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि दीवारों के अंदर, यही वजह आप बंद कमरे के अंदर बैठ के रेडियो या वाईफाई वायरलेस कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो सिग्नल आपके पास आ रहा होता है, क्योंकि वो उसको दीवार से भी वो उसकी मूवमेंट्स हो जाती है, ओके। उसके बाद आ गया द सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीनाज नीड नॉट टू बी अलाइंड। ज़रूरी नहीं है कि जब इसमें आप डेटा सेंड और रिसीव कर रहे हैं तो फ़र्ज़ करो ये दुनिया का एक पॉइंट है, जैसे आप लोगों के पास ये जो सेलुलर कम्युनिकेशन है उसमें आपको पता है कि फ़र्ज़ करें यहाँ एक एंटीना है तो ये एंटीना यहाँ आपको लगाना पड़ेगा, देन कम्युनिकेशन हो सकती है। तो इसकी अलाइनमेंट्स होनी चाहिए, इसके अंदर नो नीड टू अलाइनमेंट्स, ठीक है। डेटा ये जो एंटीनाज हैं उनको अलाइनमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। विदाउट अलाइनमेंट ही जो डेटा वो सेंड और रिसीव होता रहता है, ओके। उसके बाद इसकी फ्रीक्वेंसी की रेंज आप पूछी जा सकती है MCQs में। 3 किलो हर्ट्ज से 1 मेगा हर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है रेडियो वेव्स की, जो डेटा को सेंड और रिसीव। और वही AM और FM, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशंस, दोनों टेक्निक्स हैं, ठीक है। वो जो FM रेडियो और AM रेडियो, आपने अक्सर ये दो नाम भी सुने होंगे, वो दोनों टर्म्स जो टेक्निक्स हैं इसके अंदर यूज़ होती हैं। एंड कॉर्डलेस फ़ोन्स वगैरह उसमें ये यूज़ होती है। रेडियो वेव्स फॉर ट्रांसमिशन जो है वो फर्दर कैटेगराइज इन सेटुलर एंड सैटेलाइट्स वगैरह, उसमें इसको हम यूज़ करते हैं, ये रेडियो वेव्स हैं। और आपको पता है सैटेलाइट्स जो है उसमें जो वेव जाके डेटा लेके जा रही हैं या आ रही हैं वो ऐसी फॉर्म ऑफ डेटा होती है जिसको एयर भी नहीं चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो सैटेलाइट है बच्चों वो कहाँ है, फ़र्ज़ करो ये दुनिया है, तो सैटेलाइट्स जो हैं उन्होंने ये हम सैटेलाइट्स बना लेते हैं, ये एक सैटेलाइट्स है, ठीक है। तो ये जिस ऑर्बिट में है उस ऑर्बिट में तो एयर है ही नहीं, एयर लेट्स सपोज यहाँ तक है, ठीक है। तो डेटा जो है जब यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है अर्थ स्टेशन टू सैटेलाइट, ये सैटेलाइट्स और अदर सैटेलाइट्स और अनदर अर्थ स्टेशन, तो उसको मूव करने के लिए किसी एयर की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। वो वैसे ही विदाउट एयर जो होता है डेटा मूव, क्योंकि अगर एयर चाहिए हो तो जिस एरिया में एयर नहीं है वहाँ पे जाके सिग्नल फिर ट्रांसमिट ही ना हो, फिर सेंडिंग और रिसीविंग ना हो। ड्रॉबैक क्या है इसके अंदर रेडियो वेव की, ये लेस सिक्योर होती है, मसलन क्योंकि सैटेलाइट के ऊपर कोई सिक्योरिटी नहीं है, तो इसी वजह से अगर कोई हैक करना सीख ले इस ट्रांसमिशंस को तो यू कैन ईजीली हैक, ठीक है, आप जल्दी से। और दूसरा जो बड़ा ड्रॉबैक है वो ये है कि ये जो तूफ़ान, ख़राब मौसम, बैड वेदर, बादल, बारिश, ये इसकी कम्युनिकेशन को इसमें डिस्टॉर्शन, नॉइज़ पैदा करते हैं जिसकी वजह से इसकी कम्युनिकेशन डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो दीज आर द फ्यू एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज अबाउट रेडियो वेव्स एंड सैटेलाइट्स। उसके बाद आ गई माइक्रोवेव्स। इट इज़ अ लाइन ऑफ साइड ट्रांसमिशंस। जी, आपको प्लेन अलाइनमेंट्स करनी पड़ेंगी, अगर आप नहीं करते तो कम्युनिकेशन इसके अंदर नहीं होगी। अच्छा, उसके बाद ये कि सेंडिंग एंड रिसीविंग एंटीना नीड टू बी प्रॉपरली अलाइंड, ये MCQs आएंगे,
ठीक है, नीड टू बी प्रॉपरली अलाइंड, आपको एक प्रॉपर स्टेट के ऊपर उनको चलाना पड़ेगा, क्योंकि ये बेंड नहीं होती, ये जो माइक्रोवेव्स हैं इन्होंने स्टेट मूव करना होता है। अच्छा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द एंटीना। एंटीना जितना ऊंचा लगाएंगे उतना कम्युनिकेशन का डिस्टेंस जो होता है वो ज़्यादा होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी हाइट्स ऑफ एंटीना। एंटीना छोटा लगाएंगे सिग्नल शॉर्ट डिस्टेंस पर जाएगा, बड़ा लगाएंगे सिग्नल, क्योंकि इसका सिग्नल टूवर्ड अर्थ होता है, आना उसने ज़मीन की तरफ होगा, तो जितना ऊंचा लगाएंगे उतना लॉन्ग उसके एंगल बनेगा। तो यही वजह है कम्युनिकेशन जो होती है वो लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकती है अगर आप एंटीना की हाइट ज़्यादा। यही बड़े बड़े टावर जो हैं वो सारे हाइट लेवल पर लगाए जाते हैं। यही वजह वो 30 और 30 माइल्स तक जो है ना वो सेंडिंग, जैसे सिटीज़ के अंदर ये क्योंकि पेनिट्रेट नहीं करती बिल्डिंग्स वगैरह से, यही वजह शहरों के अंदर हमें जो एंटीनाज है वो ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, क्योंकि जहाँ पे सामने कोई बिल्डिंग आ गई वहाँ पे इशू आएगा। ओके, अच्छा, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द सिग्नल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी 1 गीगाहर्ट्ज़ टू 300 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है, उसकी निस्बत ज़्यादा है। एंड देयर आर मेजॉरिटी ऑफ यूज़ मोबाइल फ़ोन कम्युनिकेशन एंड टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो टेलीविजन डिस्ट्रीब्यूशन, मोबाइल फ़ोन, सेलुलर कम्युनिकेशन है, ये ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं किसको, माइक्रोवेव्स को। एंड माइक्रोवेव्स रिक्वायर्ड एयर फॉर ट्रांसमिशंस, ठीक है, अगर एयर नहीं है तो कम्युनिकेशन नहीं होती। और ये सारा आपको पता है वो वायरलेस राउटर के थ्रू हो रहा होता है। जैसे वो कहते हैं मोबलिंग आज सर्विसेज बंद रखेगा, तो वो जस्ट वायर राउटर पे बैठ के कमांड टाइप करते हैं शट। अब वो शट कमांड जो है वो पूरी की पूरी एयर के ऊपर सिग्नल्स की मूवमेंट्स बंद कर देती है, ठीक है। और जैसे ही कम्युनिकेशन खोलनी है तो वो उसको अनशट कर देते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है, या स्टार्ट कर देते हैं। एक ही कमांड है, एंटर करेंगे, वायरलेस राउटर जो होते हैं वो कम्युनिकेशन एयर के ऊपर सेंडिंग और रिसीविंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से सिग्नल आपके पास, और सिग्नल आपको पता है मेजर आइटम है डेटा की ट्रैवलिंग के लिए। सिग्नल नहीं है तो एग्जैक्टली वही डिस्टर वाली एग्जांपल याद करें, आपकी कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। ओके, उसके बाद आप लोगों के पास आ गया जी इंफ्रारेड। इंफ्रारेड वेव्स आर यूज्ड फॉर वेरी शॉर्ट डिस्टेंस। ये दो फ़ोन जनाब, ठीक है, ये दो फ़ोन है मेरे पास, और इन दोनों फ़ोन को आपको पता है इनकी अलाइनमेंट्स करनी पड़ती, समटाइम तो साथ भी इनको जोड़ना पड़ता था। अच्छा, और दे कैन नॉट पेनिट्रेट थ्रू ऑब्स्टिकल्स। ये बिल्डिंग, इमारतें, दीवारें, रेजिस्टेंस, उनसे ये नहीं मूव कर सकती, ठीक है, उनके में से क्रॉस नहीं कर सकती, जिसकी वजह से इसकी कम्युनिकेशन ना तो लॉन्ग डिस्टेंस होती है और ना ही इतनी स्ट्रेंथन होती है। ओके, दिस प्रिवेंट्स इंटरफेस बिटवीन सिस्टम। फ्रीक्वेंसी रेंज इज 300 गीगाहर्ट्ज़ टू 400 टेराहर्ट्ज़। इट इज़ यूज इन टीवी रिमोट्स, वायरलेस माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर्स वगैरह, ठीक है। टीवी रिमोट आप घर के दूसरे कमरे जाके चलाएं, नहीं चलेगा, क्योंकि उसकी जो इंफ्रारेड की मूवमेंट्स है सिग्नल्स की, वो दीवार क्रॉस ही नहीं कर सकती, और आपको समटाइम उसको अलाइन भी करना पड़ता है। साइड से खड़े होकर टीवी रिमोट ऑपरेट करें, नहीं होता, क्योंकि इसकी अलाइनमेंट्स होनी चाहिए विद द टीवी डिवाइस एंड दैट इंफ्रारेड विच इज़ पुट इन योर रिमोट, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास हो गया जी अनगाइडेड मीडिया और गाइडेड मीडिया। ये होप सो इसमें से कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आप लोग लर्न करेंगे। अगर उसमें से वो एमसीक्यूज़ में दे देता है तो आप लोग उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। उसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे मॉडेम्स एंड मॉडेम्स की स्पीड, और उसके बाद उसका डेटा रेट, और उसके बाद हम पढ़ेंगे जनाब साथ ही टाइप्स ऑफ मॉडेम्स। ज़रा हेडिंग दीजिए मॉडेम्स। एमसीक्यूज़ आया था लास्ट टाइम एंटी टेस्ट के बच्चों को, ई कैट को जी बताइए मॉडेम नेटवर्किंग की डिवाइस है या नहीं है। जी सोचिए ज़रा, अपनी ईमानदारी से आपने अपना अपना आंसर देखना है। मॉडेम नेटवर्किंग की डिवाइसेस है या नहीं है। नहीं है, मॉडेम नेटवर्किंग की डिवाइस नहीं है, क्योंकि मॉडेम जो है वो ऐसी डिवाइस है जिसको आप मॉड्यूलेशन और डी मॉड्यूल, मतलब समटाइम इसकी ज़रूरत है, समटाइम नहीं है, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग के लिए नहीं चाहिए होती, ये डेटा की ट्रांसमिशंस के लिए चाहिए होती है। नेटवर्किंग के लिए आपको स्विच चाहिए, हब चाहिए, राउटर, गेटवेज वगैरह चाहिए, ये नहीं चाहिए, ठीक है। तो मॉडेम जो है वो आप लोगों के पास आपको नहीं रिक्वायर्ड। ओके, देखते हैं जी मॉडेम जल्दी से, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। मॉडेम आपको पता है दो ही काम करती है, कौन कौन से जनाब, एक करती है मॉड्यूलेशन और एक करती है क्या, डी मॉड्यूलेशंस। कन्वर्जन्स फ्रॉम डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन, एंड कन्वर्जन फ्रॉम एनालॉग सिग्नल टू इज कॉल्ड डी मॉड्यूलेशंस, ठीक है। उसके बाद स्पीड क्या है, हाउ मैनी नंबर ऑफ बिट एंड बाइट्स अ मॉडेम कैन सेंड
through the networks is speed, and what is data rate, how many number of bit and byte a modem can modulate and demodulate is called data rate. Speed और data rate हो गया. उसके बाद ये modem जो है बच्चों इसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है. वो तीनों टाइप्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहली टाइप आपके पास है वायर्ड मॉडम, ठीक है, और एक वायरलेस मॉडम है, और एक है आप लोगों के पास इंटरनल मॉडम, एक्सटर्नल मॉडम और वायरलेस मॉडम, राइट. तो जो इंटरनल मॉडम है वो एक कार्ड सा होता है जिसको आप अपने सिस्टम यूनिट्स की एक्सपेंशन स्लॉट पे, यानी कि आपका जो वो सिस्टम यूनिट है, बॉक्स है जिसको आप सीपीयू कहते हैं, उसके पीछे कार्ड सा होता है, वो लगा सकते हैं. कुछ लैपटॉप्स और सिस्टम के अंदर ये बिल्ट इन भी आ रही है, वो इंटरनल मॉडम. एक्सटर्नल मॉडम वो बॉक्स है जो पीटीसीएल वाले आपको देखे जाते हैं, जिसमें एक वायर लगाते हैं, उससे फिर 4 वायर्स आगे 4 कंप्यूटर्स में लगा देते हैं. वो सिग्नल आता है बाहर से, एनालॉग डिजिटल में कन्वर्ट होता है और आगे कंप्यूटर्स को चला जाता है. और उसी एक्सटर्नल मॉडम में अगर आप एंटीना लगा दें जिसको आप वाईफाई बोलते हैं, तो वो भाई वाईफाई मॉडम है, वो वायरलेस मॉडम है, वो वाईफाई राउटर नहीं है. वाईफाई राउटर लाखों में आता है, ठीक है. तो वो काम क्या कर रहे हैं? वो काम बेटा वही कर रहे हैं. ये देखें, ये क्लाउड, और क्लाउड से ये नेटवर्क की तार यहाँ जनाब लगी हुई है मॉडम, और मॉडम के ऊपर ये लगा एंटीना. एंटीना सिग्नल जनरेट कर रहा है, और आप मोबाइल फ़ोन पे जहाँ बैठे, किसी लैपटॉप पे बैठे, उसको आप क्या कर रहे हैं? उस सिग्नल को यूज़ कर लें. ये वायरलेस मॉडम है. तो चैप्टर नंबर 3 में मैंने होप सो सारे पॉइंट्स को टच किया ताकि आप सारी चीज़ें डिस्कस कर लें. उसके बाद हम देखेंगे कोई भी आपके टेस्ट होगा, टेस्ट डिस्कशन में, प्लस आपके पास हमारा कोई ना कोई कॉन्टैक्ट नंबर चीज़ें पहुंचेंगी, आप वहाँ भी हमारे साथ एमसीक्यूज़ और चीज़ें, और कोई आपका क्वेश्चन नहीं क्लियर तो हमारे साथ आप डिस्कस कर सकेंगे. तो ये जनाब आप लोगों के पास हो गया चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट. अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4. वो क्योंकि इतना लेंथी नहीं है, 10-15 मिनट का काम है. मैंने जस्ट आपको यूजेज लिस्ट अप करवाने हैं, रिकॉल करना है हमने उस चैप्टर को ज़रा स्पीडली, ठीक है. मैंने आपको लिखवाते जाना है. चैप्टर नंबर 4 यूजेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ठीक है, या इसको एप्लीकेशन यूजेज ऑफ कंप्यूटर कुछ भी कह लें. यूजेज ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है जनाब. तो ये मैं एक लिस्ट बनाता जाता हूँ आपके साथ. ये लिस्ट आप लोगों ने नोट डाउन करते जाने, मैं आपको बल्कि लिखवाता जाता हूँ, आप लिखते जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर. पहला, सबसे पहला यूज़ जो कंप्यूटर का होता है जी, स्टोरिंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. नोट डाउन कीजिए प्लीज़, आपका नोट बन जाएंगे. आपकी बुक से भी आप इससे हेल्प ले सकते हैं. मैंने आपको जस्ट की पॉइंट बताने. स्टोरिंग इम्पोर्टेंट डेटा या इंफॉर्मेशन, ओके. सेकंड, कंप्यूटर इन एजुकेशन सिस्टम, ठीक है, जिसमें कैड और कैल, कंप्यूटर एडेड लर्निंग, और कंप्यूटर एडेड कैट, कंप्यूटर एडेड ट्रेनिंग्स, ये आ गई, दोनों नोट कीजिए. यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू कम्युनिकेशन विद पीपल, ठीक है, ये जो मैसेंजर, फेसबुक और अदर ईमेल वगैरह, ये सारे कम्युनिकेशन के रिसोर्सेज हैं जिसमें आप लोगों के साथ बातचीत कर सकते हैं. उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर डिफेंस पर्पस, ठीक है, ये जो सैटेलाइट्स के मूवमेंट्स है, रडार और जहाज़ कैप्चर, और मिज़ल्स और मिज़ल्स डायरेक्शंस और उनके मूवमेंट्स और उनको हिट करना, टारगेट सेट करना, वहाँ पे भी सारी माइक्रोचिप्स ही यूज़ हो रही हैं. कंप्यूटर का यूज़ है वहाँ पे. उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर डिफेंस पर्पस एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन ऑफिस वर्क, ये जो आप लोगों ने पढ़े थे, ऑफिस मैनेजमेंट, MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, और मैसेज हैंडलिंग सिस्टम्स, एंड ऑफिस ऑटोमेशंस, ठीक है, जिसमें आपके टास्क ऑटोमेटिकली बने हुए हैं, परफॉर्म हो रहे हैं. कोई परफॉर्म है, वर्ड में बना है, आपको जस्ट हल्का फुल्का उसको चेंज करना है, और चेंज करने के बाद आपने उसको परफॉर्म करते रहना है, ओके. उसके बाद आगे जी आप लोगों के पास यूज़ कंप्यूटर इन साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी. अब साइंसेज मतलब बाकी साइंसेज जिसमें स्पेस और हर चीज़ आ रही है, जैसे आप लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन देखा, उसकी मूवमेंट्स. टेक्नोलॉजी आपको पता है, मैंने चैप्टर नंबर 1 के शुरू में पढ़ाया था, मेडिकल, केमिकल, हर टेक्नोलॉजी में इसका यूज़ होता है. जो मेडिकल के अंदर कितना ज़्यादा लेबॉर्ट्रीज़ और लैब्स के अंदर इसको यूज़ किया जा रहा है फॉर मेडिसन और अदर ऑपरेशंस इन मेडिकल लाइन्स. अच्छा, यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर ट्रेनिंग पर्पसेस, ठीक है, ये पायलट ट्रेनिंग, ड्राइवर ट्रेनिंग्स, ठीक है, और पायलट ट्रेनिंग्स, और इवन यू कैन से स्टूडेंट ट्रेनिंग, चाइल्ड ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स, ठीक है, कहाँ कहाँ पे भी ये ऑफिसेज और उसकी ट्रेनिंग में भी इसको यूज़ किया जा रहा है. और कंप्यूटर फॉर ई लर्निंग, जैसे ये राइट नाउ आप जिस प्रोसीजर से गुजर रहे हैं, ये ई लर्निंग है, ठीक है, जिसको ऑनलाइन या डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं, ओके.
यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन मेडिकल साइंसेस के अंदर कितनी तरक्की कर गई हैं, कौन कौन सी जो आपको पता है मेडिसिन आ गई हैं और कितनी बड़ी बड़ी, बेशक कोरोना की अभी मेडिसिन नहीं आई, घबराना नहीं है, ये भी आ जाएगी, लेकिन बहुत सारी और भी मेडिसिन हैं जिनमें कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। और ऑपरेशंस हैं जिनको ऑपरेट करना बहुत ईजी हो गया, ठीक है। ऑपरेशन के जो टांके लगाए जाते थे, स्टिचेस, ठीक है, वो बड़ा मसला होता था, वो एक मुसीबत पड़ी होती थी, अब वो भी कंप्यूटराइज हो गए हैं। कंप्यूटर उनको बड़ा जेंटली ट्रीट करता है और प्रिसाइजली वो अपने पॉइंट के ऊपर ही लगते हैं और डिस्टर्बेंस नहीं होती किसी किस्म की। ओके, उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन एंटरटेनमेंट पर्पस, जनाब पबजी, ठीक है, आजकल, और अर्तुगरुल गाजी, ठीक है, आप देख ही जा रहे हैं, ये इंटरटेनमेंट पर्पस है। गेमिंग, लिसनिंग म्यूज़िक, प्लेइंग गेम्स, वॉचिंग मूवीज़, ये सारी की सारी इंटरटेनमेंट के अंदर आ गई। यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर मार्केटिंग पर्पस, ठीक है, मार्केटिंग, ये जो एड्स आ रहे हैं आप लोगों के पास, फेसबुक पे एड्स, गूगल पे एड्स, यूट्यूब पे जाते हैं तो ऐड 14 सेकंड का, 5 सेकंड्स का, ये सारे मार्केटिंग पर्पसेस हैं जिसमें टेक्नोलॉजी में इसको यूज़ किया जा रहा है। और उसके बाद आगे जी यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर मैनेजिंग बैंक्स, ठीक है, बैंक्स के अंदर जो कैश फ्लो हैं, लेजर्स हैं, डेबिट क्रेडिट्स है, कस्टमर्स की बायो इन्फॉर्मेशंस है, उनकी ट्रांजैक्शनल हिस्ट्री है, बैंक स्टेटमेंट्स है, इन सारे कामों में कंप्यूटर को यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद आ गया जी ऑफिस ऑटोमेशंस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दिस। उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर ब्राउज वेब्स एंड इंटरनेट, और आप अपने इंटरेस्ट की वेबसाइट्स को भी एक्सचेंज कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है, जूम, आजकल मैं भी यूनिवर्सिटी में कल क्लास पढ़ा रहा था, तो जूम घर बैठे क्लास पढ़ाई है, 3 घंटे की क्लास पढ़ाई है, उस दौरान चाय भी पी है और पुरसकून भी रहे हैं, घर वालों के साथ भी रहे हैं, और कोई उठ के जाना नहीं पड़ा, कोई कुछ नहीं है, ठीक है, सुकून से जूम पे क्लासेस हो रही हैं। तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट्स वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आ गया यूज़। आजकल हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बहुत यूज़ कर रहे हैं, बल्कि मुझे कल भाई बता रहे थे जनाब पाकिस्तान के अंदर जो कोर्ट्स हैं वो भी ई कोर्ट्स हो गई हैं। मतलब अब एक जो लॉयर जिसने कराची से लाहौर आके पेश होना है उसको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, वो कराची ई कोर्ट में जाए और यहाँ वाले जज साहब के सामने वो वीडियो लिंक के थ्रू जनाब लिंक कर सकते हैं, कम्युनिकेशन हो सकती है, ठीक है। बज़ाहिर सिक्योर नहीं है बट इंशाल्लाह हो जाएगी। और उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर टू मैनेज द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जो बिड्स और बिड्स के बाद जो डेबिट क्रेडिट और लेन देन, एक्सचेंज और शेयर होल्डिंग्स और वो सारी चीज़ें, ठीक है, एक्सचेंजिंग, सेलिंग, परचेजिंग, करेंसीज, ये सारी चीज़ें भी कंप्यूटर। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं और स्क्रीन्स के ऊपर काम हो रहा है, कोई किसी किस्म की डिस्टर्बेंस नहीं है, वो पेपरलेस कम्युनिकेशन होगी सारी की सारी। मतलब आप लोगों को वो जो खाताज पेपर्स पे लिखने पड़ते थे, वो खाताज अब आपको पेपर्स पे नहीं लिखने पड़ने, सिस्टम ऑटोमेटिकली उन सबको मैनेज कर रहा है और मैनेज करके सारी की सारी इन्फॉर्मेशन। और वो रैपिडली चेंजिंग इन्वायरमेंट होता है, विद इन अ सेकेंड्स करेंसी अप और लोअर जा रही होती हैं, विद इन सेकंड्स जो कंपनीज हैं उनके शेयर अप एंड डाउन हो रहे होते हैं, और वो जो बिडर्स बैठे हैं या जो वो स्टॉक एक्सचेंज के बंदे बैठे हैं, ब्रोकर्स वगैरह, उनको डिसीजन करने में बहुत हेल्प आउट कर रहा है। वो देख रहे होते हैं अब ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये चीज़ ख़रीद लो, थोड़ी देर बाद जब थोड़ा ग्राफ और ऊपर चला जाएगा तो सेल कर दो, ठीक है। तो असल में एक स्टॉक एक्सचेंज तो यही है। और उसके बाद आप लोगों के पास आ गया यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर पेशेंट मॉनिटरिंग्स, जैसे मेडिकल के अंदर कंप्यूटर का यूज़ है। मैं आपको लिस्ट अप करवा दूं, पेशेंट की मॉनिटरिंग्स है, उसके बाद पेशेंट रिकॉर्ड कीपिंग है और पेशेंट डायग्नोसिस है, ठीक है। आप डायग्नोस करते हैं पेशेंट्स की जो बीमारियां हैं, जो भी चीज़ है उसको अल्ट्रासाउंड्स और ये जो सीटी स्कैन वगैरह, MRI है, वो ये सारी क्या हैं, ठीक है। और कंप्यूटर एक्सल टोमोग्राफी, ठीक है, पूरी ह्यूमन बॉडी स्कैन करके वो रेड स्पॉट्स दे देता है कंप्यूटर। अब ये क्या है, ये बेटा सारी की सारी डिवाइसेज जो है इनको पहले इनके सॉफ्टवेयर्स दिए गए हैं और कंप्यूटर्स की पहले लर्निंग करवाई गई है, विच इज़ कॉल्ड मशीन लर्निंग। आप उसको पहले लर्न करवाते हैं कि इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है। जब आप उसमें कोई डाटा देते हैं तो वो देखता है अच्छा ये चीज़ है तो इसका मतलब तो ये है, तो वो उसको रेड कर देता है। आपने उसको पहले लर्न करवाई है कि बॉडी का जहाँ टेम्परेचर ये है तो वो ग्रीन है, उसमें कोई इशू नहीं। अगर जहाँ बॉडी टेम्परेचर इससे कम हो या इससे ज़्यादा हो या उसमें फैट्स और हड्डियों और इसके अलावा भी कोई चीज़ नज़र आ रही हो तो उसको रेड कर देना, तो कंप्यूटर उसको रेड कर देता है। कंप्यूटर आपको पता है यूज़लेस मशीन है विदाउट इंस्ट्रक्शंस,
तो आप उसको जो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं वो उन्हीं को यूज़ करके सारी की सारी प्रोसेसिंग्स कर रहा होता है। एक चीज़ उसके बाद रिकॉर्ड, पेशेंट रिकॉर्ड है, मतलब आप गए हैं किसी मेडिकल किसी हॉस्पिटल में गए हैं, आपने अपनी इन्फॉर्मेशन दी, आप उसके 10 साल बाद भी जाते हैं तो वो आपकी पूरी की पूरी जो मेडिकल हिस्ट्री है, जो मेडिकेशंस उन्होंने आपको दी, आप किस ट्रीटमेंट में आए, किस डॉक्टर ने आपको ट्रीट किया, वो सारी चीज़ें अपने पास रख के बैठे हुए हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर फॉर प्रेस एंड पब्लिशिंग्स, ठीक है, प्रेस एंड पब्लिशिंग, कंपोजिंग और ये सारी डॉक्यूमेंटेशंस के लिए भी कंप्यूटर यूज़ होता है। एंड यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन गवर्नमेंट सेक्टर्स, गवर्नमेंट सेक्टर्स में क्या आ गया जी, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाने के लिए, गवर्नमेंट्स आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज़ हो रही है, ठीक है, तो गवर्नमेंट सेक्टर हो प्राइवेट सेक्टर हर जगह कंप्यूटर यूज़ हो रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है। और यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन स्पोर्ट्स, द फर्स्ट थिंग वो जो स्कोर बोर्ड्स हैं, वो जो पावर प्ले है, वो रीप्ले है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको आ रही होती है वो स्पोर्ट्स के अंदर ही है कंप्यूटर्स की। और उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन इंडस्ट्री लीजिए, जिसके अंदर कैड है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन है, और कैम है, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग्स है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर को इस्तेमाल करके चीज़ों की मैपिंग की जाती है, उनके नक्शे बनाए जाते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स बनाई जाती हैं, फिर उन्हीं नक्शा को उन्हीं सारी चीज़ों को सामने रख के उस तरह की बिल्डिंग और उस तरह के स्केचेस और सारी चीज़ों को बनाया जाता है, ताकि जो मैप बने उसमें उसके सारे एंगल्स, उसकी डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस, डाउनवर्ड्स टू अर्थ, अपवर्ड्स टू अर्थ, ठीक है, और अपवर्ड टू स्काई वेज या लॉन्ग वेज, जिस तरह के भी वो आर्किटेक्चरल होता है उसको उस तरह फॉलो करके वो इमेजेस बनाए जाते हैं। उसके बाद यूज़ ऑफ कंप्यूटर इन वेदर, ठीक है, वेदर फोरकास्टिंग, आपको पूरे पूरे महीने का वेदर प्रिडिक्ट किया जाता है डेटा को सामने रख के कि लास्ट टाइम इधर से हवाएं चली थी तो बारिश आई थी, तो इस तरह की जो पैरामीटर्स हैं या इस तरह के जो फीचर्स हैं उनको सामने रख के प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेस करके आपको जनाब वेदर फोरकास्ट किया जाता है। उसके बाद एरोप्लेन्स के अंदर जो एयर ट्रैफिक्स है उसके अंदर कंप्यूटर का यूज़ है, जहाज़ पायलट्स को गाइड किया जाता है हर जगह के। उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं जो कंप्यूटर्स को इतना यूज़फुल बनाते हैं, वो पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं, नहीं पढ़े तो मैं लिखवा भी देता हूँ मेरे। देयर आर 4 बेसिक पॉइंट्स। सबसे पहला, कंप्यूटर के जो रिज़ल्ट होते हैं वो प्रीसाइज होते हैं। क्या होते हैं? प्रीसाइज, गलती नहीं होती। कंप्यूटर कॉन्स्टेंटली, ठीक है, जो डाटा है उसको प्रोसेस करता रहता है, बोर नहीं होता। एक तो उसके रिज़ल्ट हमेशा एक्यूरेट होते हैं, 100% करेक्ट होते हैं इसके रिज़ल्ट्स, उसमें गलती नहीं होती। ह्यूमन अगर इनपुट गलत दे दे तो वो गलत हो सकते हैं। फिर कंप्यूटर जो है वो जो जॉब कर रहा है उसको लगातार मुतवातर जो है वो परफॉर्म करता रहता है। ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर जो है वो किसी किस्म की जो जॉब परफॉर्म कर रहा है उससे अक थक जाए और कहे जनाब मैं तो बोर हो गया हूँ, मैं सुबह से जनाब वर्ड पे ही आप लगे हुए हैं, आपने साथ म्यूज़िक तो चलाया नहीं। तो इस तरह की कंप्यूटर की इमोशंस नहीं है। अच्छा, उसके बाद प्रीसाइज हो गया, कांस्टेंट हो गया, उसके बाद स्पीड होगी, ठीक है, कंप्यूटर की। और चौथे नंबर पे जी रिलायबिलिटी, ठीक है, ये क्योंकि सारी की सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें हैं, इसीलिए हम कंप्यूटर पे भरोसा कर सकते हैं। तो रिलायबिलिटी हमारे पास एक और फीचर है जिसको यूज़ कर। सबसे पहले कंप्यूटर के रिज़ल्ट्स प्रीसाइज होंगे, उसके बाद वो कांस्टेंट रहेगा, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के ऊपर सेम जॉब को परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि इमोशनलेस है इसलिए बोर नहीं होता, और ये नहीं कहता कि अब म्यूज़िक हो जाए अब बस होगी। और उसके बाद स्पीड है, एक काम मतलब मैं आपको 1000 वैल्यू दे दूं सब स्टूडेंट्स को, और मैं आपको कहूँ जी ये 1000 वैल्यूज़ आप ऐड कर दें, ठीक है, तो ऐड तो आप कर लेंगे, लेकिन एक स्टूडेंट जिसको मैं कहूँ जनाब आपके पास ये कैलकुलेटर है, आप भी ये 1000 डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इनको ऐड करें, तो रिज़ल्ट पहले किसका आएगा? स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेटर वाले का आएगा। क्यों? क्योंकि वो एक मशीन को यूज़ कर रहा है, और मशीन जो है वो डिसीजन करने में, उसको प्रोसेस करने में फास्ट होती है। बेशक आपने बनाया है कंप्यूटर का CPU, जो कंप्यूटर ब्रेन है वो आपने बनाया, लेकिन वो आपसे स्पीडी है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन हम करते हैं, हम कांस्टेंट काम कर लेते हैं, लेकिन स्पीडी नहीं करते। ह्यूमन स्पीडी काम नहीं कर सकता, तो ये स्पीड से काम करते हैं। और यही तीनों फीचर हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर के ऊपर भरोसा किया जा सकता है। मतलब आपने कोई वर्क परफॉर्म करना है, मैंने कोई पेपर बनाना था, मैंने कोई नोट बनाने थे आपके एंटी टेस्ट के लिए, तो मैं जनाब कंप्यूटर या लैपटॉप को देखा तो मुझे हौसला हो जाता है, कोई नहीं, मेरा लैपटॉप है, इंटरनेट का कनेक्शन है, मैं वर्ड मेरे पास इंस्टॉल है, मैं जनाब कंपोज कर लूँगा चीज़ें, मुझे कोई इशू नहीं आएगा। तो दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड रिलायबिलिटी। और क्वेश्चन आता है जी, इज़ these things या are these things really simplifies our daily practices, daily jobs? Straightforward, because of all this stuff, because of this huge list of usage, computer is really simplifying our daily practices.
और डेली जॉब्स, ठीक है, हम क्विकली प्रिसाइजली स्पीडली वर्क परफॉर्म कर रहे हैं। होप सो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 3 एंजॉय किया, उसका सेकंड हाफ, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 के जो पॉइंट्स है वो भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए, ठीक है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगा आपका कुछ चैप्टर नंबर 1, 2 का एक टेस्ट लूँ और उस टेस्ट को भी फिर आपके साथ डिस्कस करूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कोई चीज़ नहीं क्लियर मुझसे आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं और अल्लाह हाफिज़, सी यू इंशाल्लाह।